न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका स्वागत है देश और प्रदेश की खबरों में। और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक, प्रति व्यक्ति आधा बिस्तर भी नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान। ओडिशा में अधिकारी पर हमले को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा राजू गुंडारा। इमरजेंसी पर केंद्र की आलोचना, दिग्विजय सिंह बोले 50 साल बाद इसे उत्सव बनाना पड़ेगा। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिस्तरों की कमी पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति बिस्तरों की उपलब्धता बेहद कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम दिल्ली में बिस्तरों की उपलब्धता देखें तो यह अनुपात 42 है, यानी सरकारी व्यवस्था के तहत प्रति व्यक्ति एक बिस्तर भी उपलब्ध नहीं। उन्होंने आगे कहा कि अगर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और निजी अस्पतालों की व्यवस्था को भी मिला लाया जाए तब भी की संख्या केवल 5 तक ही पहुंचती। यदि दिल्ली में अवेलेबिलिटी ऑफ बेड देखें तो 0.42, यानी एक बेड भी 1000 लोगों पे आपका सरकारी उपलब्धता नहीं है। और सारे मिला दूं मैं, केंद्र सरकार के भी, दिल्ली सरकार के भी, प्राइवेट सेक्टर के भी, तो भी 0.5 यानी 1.5 बेड सब कुछ, तो भी दिल्ली के लोगों को हम वो नहीं दे पा रहे जो आपका WHO बोलता है कि कम से कम प्रति 1000 लोगों पे 2 बेड तो दो। और ICU की और ट्रॉमा सेंटर की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन विकट परिस्थितियों में देश की राजधानी अपना गुजारा कर रही है। तो जो बात आदरणीय खन्ना जी ने कही कि कोविड के समय में प्रशासन तो लाजमी था, आज भी उनके रिकॉर्ड में केवल मात्र 97 लोगों की डेथ दिखाई गई है। जब मेरे सामने अधिकारियों ने फाइल रखी कि भाई कोविड के बहुत सारे कॉम्पनसेशन जो है आज भी पेंडिंग है, तो मैंने फाइलें मंगवाई तो देखा मात्र 95 लोग रजिस्टर्ड है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, दिल्ली में मात्र 97 लोग मरे थे, हजारों हजार लोगों की मौत हुई। क्रिमिनेशन ग्राउंड्स पे जगह नहीं थी, लोगों का नंबर नहीं आ रहा था। मुझे आज भी वो समय याद आता है डॉक्टर साहब कि मैंने एक परिवार की मदद करी, क्रिमिनेशन करवाने में उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। उनका मेरे पास फोन आया, धन्यवाद रेखा जी, आपने क्रिमिनेशन में मदद कराई। मैं लिटरली आंसुओं से रोई कि अब वो समय आया है जीवन में जब क्रिमिनेशन करवाने के लिए सामने वाला व्यक्ति मुझे धन्यवाद कर। वो स्थिति थी दिल्ली में। और ऐसी विकट परिस्थितियों में हमारे डॉक्टर ने ये नहीं देखा कि मुझे क्या सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही, उसके हाथ में कोई औजार था या नहीं था, उसे अपने जीने मरने की सुध-बुध नहीं थी। वो उन सब पेशेंट की केयर कर रहे थे जो उसके सामने आते गए। दिन देखा ना रात देखी। मैं महसूस कर सकती हूँ कि रात आप लोग सोए नहीं होंगे ताकि दिल्ली की सांसें चलती रहे। और जब मैंने आज का थीम देखा कि इस डॉक्टर डे का थीम क्या है, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर, ये जो हील देने वाले हमारे डॉक्टर हैं, इनको कौन हील कर रहा है? सच बताऊं, एक क्षण नहीं लगा मुझे कि दिल्ली के मेरी डॉक्टर कम्युनिटी को हील करने के लिए अब आपकी अपनी सरकार और आपकी मुख्यमंत्री खड़ी है। कई बार हम लोग कुछ चीजें तो विदेश की भी बेहतर है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है। वैसे हमारे यहाँ रोज मदर्स डे है, हमारे डे की जरूरत नहीं है। हम रोज अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, घर के बड़ों का आदर करते हैं, पर फिर भी कभी एक दिन कोई ऐसा होता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, उस दिन माँ को भी पता चल जाता कि अच्छा आज वो वाला दिन है। तो ऐसे ही आज डॉक्टर्स के लिए जो दिन है, तो मैं आज विशेष रूप से आपको बधाई, सम्मान और ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूंगी कि जब आपकी की हुई सेवाओं के रिटर्न में हम और तो कुछ नहीं दे सकते, पर हां मन से किया हुआ एक प्रेम भरा धन्यवाद जरूर दे सकते हैं।
और मैं जो विषय बैठे बैठे सोच रही थी और वर्षों से सोचती हूं, मुझे हमेशा से लगता है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करना और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करना दो अलग बड़े बड़े टास्क हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपको मॉनेटरी टारगेट्स दिए जाते हैं कि भी आपको इतना टारगेट पूरा करना है। कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन नहीं भी करना हो तो डॉक्टर कहते करना पड़ेगा, टारगेट पूरा करना है। पर सरकारी संस्थान में आपको उस तरह के मॉनेटरी टारगेट नहीं होते, पर हां सेवा के टारगेट जरूर होते हैं कि जो भी व्यक्ति आपके पास आए आप उसको प्रेम से उसकी तकलीफ सुन लें और उसको बेहतर समाधान दे दें। मैं पूरा विश्वास रखती हूं कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जितने भी डॉक्टर हैं, दे आर मच क्वालिफाइड, दे आर मच सेंसिटिव और उनके अंदर की सहनशीलता भी और संवेदनशीलता भी ज्यादा है। जब विपरीत स्थितियों में भी आपको काम करना पड़ता है, मैं मानती हूं कि आपको उतना अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता, आपको उतना सुविधापूर्ण माहौल कि किसी कमरे में बैठ करके एक एक पेशेंट आएगा और आपके दिमाग के ऊपर हमेशा बाहर खड़ी हुई लंबी लाइन, कतारें आपके दिमाग पे बोझ बनी रहती होंगी कि अभी तो बहुत सारे पेशेंट हैं। कोई टाइम कि अब मेरा लंच टाइम हो गया तो शायद आप लंच के लिए उठ करके जाने का भी आपको समय नहीं लगता होगा। आप सोचते होंगे परंतु आधी रात भी आपको उठा लिया जाता होगा। ऐसी ऐसी इमरजेंसी जिसके पीछे भी कई बार कोई देखने सुनने वाला नहीं होता, वो केवल और केवल सड़क से उठा करके आपकी टेबल पे ले आया जाता है कि इसका इलाज करना है और आप पूरी शिद्दत के साथ उसका इलाज करते हैं। और अब देखते हैं अगली खबर। ओडिशा में अफसर पर हमले को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। भक्त चरण दास बोले राज्यों में गुंडा राज कायम है। ओडिशा में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पर हमले की घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस घटना को राज्यों में गुंडा राज की उपज बताया। भक्त चरण दास ने कहा कि राज्यों में भाजपा का गुंडा राज चल रहा है। ये लोग उग्र नारे लगाकर प्रशासन को डराते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं और अधिकारियों को हतोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी पर हमला हुआ वो अपना काम कर रहा था। लॉ एंड ऑर्डर क्या है? बीजेपी का गुंडाराज, भारतीय जनता पार्टी का गुंडाराज हमेशा हर राज्यों में रहता है। ये लोग लोगों को गुंडा बनाते हैं, कम्युनिटी के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, पार्टी में जो एग्रेसिव स्लोगान देते हैं दंगा फैलाने के लिए, इससे एडमिनिस्ट्रेशन को डिमोरलाइज करते हैं, प्रशासन को गलत इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से धराकोट में हुआ, 2 दलित लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ है, गुंडा ही नहीं तो क्या है। यहां अधिकारी अपना काम कर रहा है, वहां अपना काम कराना चाहते हैं उनके लोग, और वो अगर तुरंत नहीं करते हैं तो उनको थप्पड़ से जवाब देते हैं। काम कराने के अगर उससे नहीं हो पाए तो अपना अधिकारी अपना नेता को जाके बोले ना, मंत्री को जाके बोल के कराएं, एमएलए को जाके बोल के कराएं, सीएम से बोल के कराएं, खुद निर्णय लेते हैं। ये पावर कौन दिया उनके कार्यकर्ताओं को? उनके बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ता को पावर किसने दिया है? ये मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। उनकी पार्टी का सर्वोच्च जो बड़े हैं वही लोग दिए हैं। ये कल्चर दिए हैं उनको। 1-2 नहीं, बहुत जगह पे ऐसे हो रहा है। कई जेई को, इंजीनियर को मारपीट कर चुके हैं राज्यों में। जब से बीजेपी आया यही कर रहे हैं, वही तो किया है इन्होंने। जो पुलिस विभाग थे, जो अफसर लोग थे, जगन्नाथ जी के साथ काम करने में, जो रथ यात्रा को ठीक से देखने में, भक्तों को संभालने में जो था, उन ब्यूरोक्रेसी को लगा दिया। अपने पार्टी के जो लोग आए दर्शन करने में, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा देखने जिन लोग आए, उनको सिक्योरिटी फोर्स लगा उनको। वो क्या करते? आदेश मानेंगे ना? सवाल तो यही है, जितना जांच करो, जो भी करो, बात ये निकलेगा कि चाहे पुलिस एसपी हो, कलेक्टर हो,
थाना बाबू हो, जितना बड़े बड़े अफसर हैं जो भक्तों को ठीक से दर्शन कराने का काम करते, वो लोग वीआईपी को दर्शन कराने में काम किए और उससे अवहेला हो गया भीड़ का, भक्तों का और ठाकुर का। ये एक क्राइम करने वाले लोग हैं और तुरंत जो घटना हुआ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? यहां पे अगर अफसर को, असिस्टेंट कमिश्नर को पिटाई किया, एक सीनियर ओएस ऑफिसर हैं, पूरा ओएस समाज आज आंदोलन में है, सब लोग आंदोलन में आ गए हैं, उनके प्रति ऐसा करना ही नहीं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वाराणसी में इमरजेंसी पर बीजेपी को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की आलोचना करते हुए देखा गया। 50 साल बाद इसे उत्सव बनाना ठीक नहीं, उन्होंने ऐसा कहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इमरजेंसी से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की असली समस्याओं से ध्यान भटका रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि शायद केंद्र सरकार को लगता है कि 50 साल पहले लगी इमरजेंसी आज की महंगाई और बेरोजगारी से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने 1975 की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय जयप्रकाश नारायण, जिनका हम सब सम्मान करते हैं, पुलिस और सेना से अपील की थी कि वे सरकार के आदेशों का पालन न करें। क्या ये संवैधानिक था? बात यह है कि यदि 50 साल पहले की जो भी की बात है, आज यदि देश में बेरोजगारी, महंगाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो ठीक है, ये उनका विचार हो सकता है। इमरजेंसी के बारे में जो माहौल था, आप लोग उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। देश में एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हो गई थी जब जयप्रकाश नारायण जी, जिनका कि हम बहुत सम्मान करते हैं और बहुत ही ईमानदार और देश सेवा के लिए प्रसिद्ध और आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया, उन्होंने सेना और पुलिस को आह्वान किया कि आप सरकार के आदेश मत मानिए। अब आप बताइए, क्या ये संवैधानिक था? उस समय मजबूरी में इंदिरा जी को इमरजेंसी लागू करनी पड़ी, लेकिन जैसे ही उनको लगा कि सब सामान्य हो गया है, उन्होंने तत्काल इमरजेंसी वापस ली और जनता से माफ़ी भी मांगी और चुनाव में वे अपदस्थ हुई, चुनाव हार गए। अब उसको 50 साल बाद ये केंद्र सरकार एक अभियान के तौर पे कर रही है, ये उचित नहीं है। उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से राज्यों को आदेश दे रही कि आप इसको मनाइए, साल भर मनाइए, ये अनुचित है, असंवैधानिक है और देश के जो हमारा स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ है। तो कांवड़ सावन शुरू हो रहा है, कांवड़ यात्रा की तैयारी लगातार हो रही है, फूल बरसाने की बातें हो रही है, मीट मांस की दुकानें बंद होने की बातें ऐसा है। ये राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। जी, बिहार चुनाव भी है सर, किस तरह की तैयारी बिहार में है? क्या मैं बिहार का इंचार्ज नहीं सर कथावाचक को लेकर के। और अब अगली खबर। कॉर्बेट में पर्यटक सीजन समाप्त, ऑपरेशन मॉनसून शुरू। वर्षा में बढ़ते वन्य जीव तस्करी के खतरे के बीच सुरक्षा अभियान तेज। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटक सीजन समाप्त होते ही वन विभाग ने ऑपरेशन मॉनसून शुरू कर दिया है। बारिश के मौसम में वन्य जीव तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये वार्षिक अभियान 15 जून से शुरू किया गया। सीटीआर के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने कहा कि एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है। जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और बरसात के मौसम में कई चुनौतियां सामने आती है क्योंकि सड़कों का बुरा हाल हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए हर साल 15 जून से ऑपरेशन मॉनसून शुरू किया जाता है। हम लगातार गश्त और निगरानी करते हैं। ठीक है, जरूर आ जाओ। बीजे4 की टीम गश्त पर रवानगी। और कोई मैसेज होगा तो बीजे4 पे छोड़ दीजिएगा। बीजे4, बीजे5
गश्त सूचना देंगे। ठीक है। मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार ये नहीं कि हफ्ते हम महीने का वेट करें, ठीक है। और किसी एरिया में आपने एक बार पेट्रोल कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो गया तब उसके बाद नहीं जाना है। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कितनी बार उस एरिया में आपने ट्रैक किया। स्पेशली जो दूर वाले जो एरिया है उनको ज़रा अच्छे से आप मॉनिटरिंग करिए, ठीक है। आपको पता ही है कि आपका जो घर वाला जो शहर से लगा हुआ एरिया है वो सारा का सारा थोड़ा वैसा है, खतरनाक रहता है, खतरा रहता है उसमें ध्यान रखिए। या सीधे जो पागल टाइप के बोलते हैं वैसे करता है, इनकी भी एंट्री होती है, ठीक है। हमने सिमल चौड़ में कई लोगों को एक आध बार पहले ही पकड़ा था। तो बात में वो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसीलिए अपनी पर्सनल सुरक्षा पे पूरा ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपका पर्सनल सुरक्षा पे होना चाहिए। अगर आप ठीक हो, आप सही से पेट्रोल कर सकते हो, बाकी सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए उसके लिए क्या करना है, एक तो लापरवाही नहीं करनी। ये नहीं कि साहब हम आर्म्स लेके नहीं गए, कई बार ऐसा होता है कि वायरलेस लेके नहीं जाते, ठीक है। तो ये नहीं करना है, हमेशा टीम बना के चलना है, अकेले नहीं जाना है। जो उधर ही देखो, उधर देखो। देखिए, आपको पता है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो वन क्षेत्र है बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है। यहाँ पर वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा प्राथमिकता रहती है वो रहती है। बरसात के दिनों में कुछ नए चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, क्योंकि ये जो लोअर पहाड़ी वाला क्षेत्र है, भाबर वाला क्षेत्र है, यहाँ बारिश बहुत होती है, बहुत तरह के नाले हैं, नदी हैं, वो सब चीज़ें रहती हैं। उसकी वजह से रास्ते जो है हमारे, जो अप्रोच रोड्स होती हैं वो सब ध्वस्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसीलिए हम इस ड्यूरेशन में 15 जून से स्पेशली हम ऑपरेशन मॉनसून नाम का एक स्पेशल अभियान चलाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा मेन फोकस होता है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ पर हमारी प्रेजेंस जो है स्टाफ की वो लगातार बनी रहे। उसके लिए हमारा स्टाफ पैदल पेट्रोलिंग करता है। हम छोटे छोटे ग्रुप बना के और सारी चीज़ें उसमें उनको इक्विप करके, चाहे वो वायरलेस हो चाहे आर्म्स हो, उसके दौरान वो इन क्षेत्रों की लगातार निगरानी करते रहते हैं। इसका रोस्टर भी हमारे रेंज ऑफिसर लेवल पर और सब डिवीजन लेवल पर उसमें बनाया जाता है। इसकी जो मॉनिटरिंग है वो हम एम स्ट्राइप ऐप के द्वारा करते हैं। उसमें सारा जो डिटेल है, कौन से क्षेत्र में पेट्रोल किया गया है, कितनी दूरी उन्होंने की है पेट्रोल की, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये हमारा पैदल पेट्रोलिंग का एक प्रोटोकॉल हम चलाते हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों पर पैदल जाना जहाँ पर संभव नहीं होता, वहाँ पर विभागीय जो हाथी हैं हमारे, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा रिजर्वायर वाला क्षेत्र है वहाँ पर हम बोट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बिल्कुल जाना संभव नहीं हो पाता, वहाँ पर हम या तो एटीवी और बाकी क्षेत्रों में ड्रोन का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि उन क्षेत्रों पे एक निगाह बनाई जा सके, कोई अवैध एक्टिविटी वहाँ ना हो रही हो, कोई अवैध प्रवेश ना हो रहा हो, इन चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। देखिए, हमारा जो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शंस होता है हमारे जो स्टाफ है उनके लिए, कि अपनी पर्सनल सेफ्टी, अपनी जो व्यक्तिगत सुरक्षा है उसको मेंटेन करने का रहता है, कि आप उसको सुनिश्चित कीजिए। किसी भी तरह का रिस्क जो इस तरह का होता है जो लाइफ पे थ्रेटनिंग हो जाता है, कई बार ऐसे क्षेत्रों में अक्सर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, संभावना बनी रहती है, उसको दूर करने का हमारा रहता है। तो उसमें हम, जैसे मैंने कहा कि वायरलेस ले जाना और आर्म्स ले जाना वो उनके लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। उसके बाद हम उनको बियर स्प्रे एक हमारा है, उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अगर कोई कभी जानवर से बहुत आसपास आ जाए तो स्प्रे करके, वो बहुत पंजेंट स्प्रे होता है, उसको स्प्रे करके जानवर को दूर किया जा सके, ये भी एक प्रयास रहता है। हम स्मार्ट स्टिक का भी कुछ जगहों पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने ट्रायल बेसिस पे भी इस्तेमाल किया है। उसमें एक ऑप्शन होता है कि अगर कोई बहुत जानवर पास आ जाए तो उसको एक बहुत तेज तीव्र उसका झटका भी दिया जा सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है, जो कि जानवर को मारता नहीं है, बट उसको झटका लगता है तो दूर हो जाता है। उस तरह की चीज़ भी की जाती है। ये सारी चीज़ें जो है हम उसमें पेट्रोलिंग जो हमारी है उसको एम स्ट्राइप ऐप। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर।
विधानसभा से एक दिन के निलंबन पर कांग्रेस विधायक नाना पटोले का तीखा हमला। पीएम मोदी किसानों के मसीहा नहीं हो सकते। महाराष्ट्र विधानसभा से एक दिन के लिए निलंबित किए जाने के बाद कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के विधायक और मंत्री दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के मसीहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के मसीहा हो ही नहीं सकते। जिस तरह से किसानों का अपमान हो रहा है, क्या इसी के लिए उन्हें सत्ता में लाया गया था? अगर बीजेपी के एमएलए और उनके मंत्री, कृषि मंत्री अगर मोदी किसानों का बाप है इस तरह कहते हैं, तो मोदी किसानों का बाप नहीं हो सकता, मोदी इनका बाप हो सकता है। तो जिस तरह से अपमानित किसानों को किया जा रहा है, क्या सत्ता में ये लोग इसके लिए आए? किसानों को अपमानित करने के लिए, किसानों को आत्महत्या करवाने के लिए आए? तो इससे असंवैधानिक क्या हो सकता है? और मोदी इनका बाप हो सकता है। मोदी हमारे किसानों का बाप नहीं हो सकता। वो हमारे किसानों को मरवाने के लिए देश में सत्ता में आया, ये हम बोलेंगे। और ये बात वास्तविकता है। जब से मोदी की सरकार देश में आई तब से देश में किसानों की आत्महत्या बढ़ी है। उनकी इनकम दुगनी करने वाले थे, अब तो फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिए, बीज के दाम बढ़ा दिए और फसल के दाम कम कर दिए। किसान बर्बाद हो चुका है। और ये किसान की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। किसान को इस तरह बर्बाद होने नहीं देंगे। उनके लिए अगर उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, फडणवीस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसान विरोधी है। और इसलिए मोदी इनका बाप हो सकता है, किसानों का नहीं। और मैं बार बार बोलूंगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आपने हमला करने की कोशिश की चेयर पे। अब वो मुख्यमंत्री के सर्टिफिकेट की जरूरत हमें नहीं है। मैंने हमला किया कि वो तो सब लाइव हुए, आप देख लीजिए। मैं उनको कह रहा था, अध्यक्ष जी को, कि किसानों की माफी मांगने लगा ही इनको, और वो जो लोगों ने बोला है उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहा था। अगर उसके लिए अगर मैं हमला किया है, और मैंने हमला क्या होता, मारपीट तो नहीं किया, और ऐसे कुछ संकेत भी नहीं दिए। कोई ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है, और ये कोई आज नहीं हुआ है। नहीं, सवाल ये बार बार होते आया है। और जो आज सत्ता में बैठे उन्होंने तो बार बार किया है, बार बार। सवाल यही है कि क्या किसानों को न्याय दिलाने के लिए किसानों का अवमान जो किया है, उस बारे में अगर रूलिंग पार्टी का एक्स मिनिस्टर और एमएलए जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया, उसका जवाब सरकार से हम लोग चाहते हैं। नाना भाऊ ने मांग की, तो क्या इसमें सरकार को क्या गलत लगा? और उल्टा इनको ही सस्पेंड करना मतलब हमारे आवाज को दबाने का है, क्लियर कट। और जब वो डायस पर गए थे तो ऐसा कोई गलत उन्होंने किया नहीं। उन्होंने अध्यक्ष जी से यही पूछा, स्पीकर से, कि किसानों के लिए हमें ये आप सरकार को कहो कि किसान के लिए जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है उससे माफी मांगे, सरकार माफी मांगे, मुख्यमंत्री माफी मांगे। यही कहा। इससे क्या बड़ा बात हो गई? तो सस्पेंड करने की बात हो गई। इसका मतलब यही है, जो किसानों की आवाज उठाएगा उसको हम हाउस में बैठने नहीं देंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये सरकार की मंशा है और इसलिए नाना भाऊ को सस्पेंड किया है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्वारा गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन। सीएम योगी बोले, ये पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है, जब राष्ट्रपति द्वारा गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि 2014 से पहले भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को वैश्विक स्तर पर मान्यता नहीं मिली, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को एक साथ लाकर आयुष मंत्रालय की स्थापना की, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। आज का दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है, जब देश की राष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन की विधा है, जो पारंपरिक हमारी आयुष की पद्धति है, उसके एक विश्वविद्यालय का लोकार्पण उनके कर कमलों से हो रहा है।
बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं 2014 के पहले भारत की आरोग्यता की सुविधा को वैश्विक मान्यता जिस रूप में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई थी। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 में आने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा, इन सब को मिलाकर के भारत की ये अलग अलग और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल आरोग्यता की विधाओं को आयुष मंत्रालय के रूप में देश के अंदर एक मंच दिया और आज आयुष मंत्रालय देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के नागरिकों के मन में अपनी परंपरागत आरोग्यता की पद्धति का अनुसरण करते हुए संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। उत्तर प्रदेश का यह आयुष का पहला विश्वविद्यालय है। जैसा यहां पर आयुष मंत्री कह रहे थे कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और अन्य ऐसी तमाम पद्धतियों से जुड़े हुए कॉलेजेस जो बिखरे हुए थे स्थानीय विश्वविद्यालयों से, जिनकी संबद्धता हुआ करती थी, अब इनकी संबद्धता हम लोगों ने इसी विश्वविद्यालय से कर ली है और आज लोकार्पण के साथ ही इस विश्वविद्यालय में इस नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया को भी अब आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार आगे बढ़ाएगी और यहां पर आयुर्वेद से जुड़े हुए, होम्योपैथ से जुड़े हुए, योग एंड नेचुरोपैथी से जुड़े हुए, सिद्धा पद्धति से जुड़ी हुई आरोग्यता की उस विधा का लाभ न केवल यहां के लोग कर पाएंगे बल्कि उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक नए केंद्र के रूप में क्षेत्र या विकसित होकर के यहां के किसानों को, यहां के नौजवानों के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन में एक नई रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने में भी इस विश्वविद्यालय की एक बड़ी भूमिका होगी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान में सक्रिय हुआ मानसून पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भारी बारिश। मौसम केंद्र जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि झारखंड के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण राजस्थान के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। शर्मा ने कहा कि धौलपुर में सर्वाधिक वर्षा हुई है। इसके अलावा अलवर, करौली और भरतपुर में भी भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मानसून सक्रिय स्थिति में है और आने वाले एक सप्ताह तक पूर्वोत्तर राजस्थान में सक्रिय बना रहेगा। देखिए, फिलहाल लो प्रेशर एरिया झारखंड के ऊपर बना हुआ है और इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश भी दर्ज की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो सर्वाधिक बारिश धौलपुर जिले में 145 mm यानी वेरी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हो चुकी है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर और करौली जिलों में भी पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश दर्ज हुई है। आज 1 जुलाई को पूर्वी राजस्थान के खासकर जयपुर संभाग, उदयपुर, कोटा संभाग और अजमेर संभाग के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि जयपुर और भरतपुर संभाग में यदि देखेंगे तो आज हल्के से मध्यम बारिश होगी, जबकि साउथ ईस्ट राजस्थान के लिए बात करें, खासकर कोटा संभाग के जो जिले हैं, बारां, इसके अलावा कोटा, साथ ही साथ बूंदी, झालावाड़ और इसके आसपास लगने वाले भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी साउथ ईस्ट राजस्थान में होने की संभावना है। भारी बारिश की गतिविधियों का जो दौर है वो 2-3 जुलाई को भी पूर्वी राजस्थान में जारी रहेगा। इस दौरान खासकर उदयपुर, कोटा संभाग और अजमेर संभाग की तरफ कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश का दौर 2 जुलाई को भी जारी रहेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान में
कुल मिलाकर अगले एक सप्ताह के दौरान बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। ज़्यादातर स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश तो कहीं कहीं भारी और साउथ ईस्ट राजस्थान में वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावनाएं बनी रहेगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। खासकर अगले 48 घंटों के दौरान देखें तो बीकानेर संभाग के जो जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इसके अलावा बीकानेर और आसपास के लगने वाले नागौर जिलों में भी अगले 48 घंटों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान कहीं कहीं मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग में खासकर 2 से 5 जुलाई के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज रहेगी और इस दौरान कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर फिलहाल मानसून एक्टिव फेज में है और अगले एक सप्ताह के दौरान पूर्वी राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में आज से पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लागू। गाजीपुर पेट्रोल पंप से सामने आए दृश्य। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। आज 1 जुलाई से राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर एंड ऑफ लाइफ यानी निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। ये निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी किया गया है। गाजीपुर स्थित पेट्रोल पंप के सामने आए दृश्यों में दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक विभाग और परिवहन विभाग की टीमों को सख्त निगरानी करते देखा गया है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम धामी ने कैंपा की दूसरी बैठक में ली भागीदारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में आयोजित कैंपा की दूसरी शासी निकाय बैठक में भाग लिया। इस बैठक के राज्यों में पर्यावरणीय संतुलन, प्रतिपूरक वनीकरण और वन क्षेत्रों के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन्य जीवों के संरक्षण, हरियाली बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए कैंपा फंड का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग। खबर की ओर। योगी सरकार की गाइडलाइंस पर बोले सूफी कशिश वारसी। सावन में स्वेच्छा से बंद रखे मांस की दुकानें, इसे जाएगा सद्भाव का संदेश। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जारी दिशा निर्देशों का समर्थन करते हुए इंडियन सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कशिश वारसी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए। मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि इस पवित्र सावन महीने में खासकर सोमवार के दिन मांस की दुकानें स्वेच्छा बंद रखें। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि मांस की बिक्री ना हो। मैं तो तमाम मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि इस्लाम दूसरे के मज़हब का सम्मान करने की भी बात करता है। अगर सावन के महीने के अंदर सोमवार पर मांस की दुकानें अपने आप वो बंद करें और एक ऐसा पैगाम दें प्रदेश को और देशवासियों को कि मुसलमान कहीं भी किसी दूसरे के मज़हब का से नफरत नहीं करता बल्कि एहतराम करता है। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है और अपने इस कारोबार को सिर्फ एक दिन के लिए सावन के सोमवार जो जिसमें जल चढ़ता है उसका सम्मान करते हुए अपने कारोबार को बंद करें और अपनी दुकानों को बंद करें। और शासन से जो निर्देश आता है, उनका ज़िला प्रशासन जो निर्देश देता है उसे मानिए और ये बताएं कि हम राष्ट्रवाद से अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने प्रदेश से मोहब्बत करते हैं और हम राष्ट्रवादी हैं। और जो लोग कांवड़ यात्रा जब से निकलती जो रास्ते हैं उसके ऊपर जो श्रद्धालुओं से और कांवड़ियों से ज़्यादा पैसे लेते हैं, मतलब चीज़ है 10 रुपए की वो बेच रहे हैं 12 रुपए की, 15 रुपए की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग उसको लूट रहे हैं उनके खिलाफ भी कानून बने और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी कारोबार धोखा दे के नहीं होता। कारोबार कोई भी मज़हब धोखा देने की बात नहीं कहता। इसलिए कोई भी कारोबार करें तो आप जो आप हैं वो आप लिखें। आप हिंदू हैं तो हिंदू लिखें, मुसलमान हैं तो मुसलमान लिखें, सिख हैं तो सिख लिखें, ईसाई हैं तो ईसाई लिखें। आप जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं आप अपने आप को बताएं कि ये दुकान फला की है। आदमी को खाना होगा खाएगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा, लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। धोखा दे के आप कारोबार क्यों करते हैं? धोखा दिया हुआ कारोबार हलाल नहीं होता है, वो हराम होता है। मैं मुख्यमंत्री की बात का समर्थन करता हूं और तमाम प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आने वाले त्योहारों में मोहब्बत, भाईचारा और एकता का प्रचार करें। अपने धर्म से जो भी संदेश आता है मोहब्बत, एकता और भाईचारे का, वो दें और राष्ट्रवाद का सबूत दें। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में स्कूल विलय के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए NSUI कार्यकर्ता हिरासत में। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय के विरोध में प्रदर्शन कर रहे NSUI स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रदर्शनकारी शिक्षा नीति के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाते हुए इसे छात्रों और शिक्षकों के हितों में खिलाफ बताया गया। पुलिस ने शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। NSUI ने इस कदम को दबाव की कोशिश करार देते हुए जल्द ही इस मुद्दे को लेकर सरकार से चर्चा करने का ऐलान किया है। लॉन्ग से पे देखो, लॉन्ग पकड़ लाइए, चलिए ढक लाइए, पकड़ लाइए।
रियासत में ले रही है। शिक्षा पे हमला नहीं करेंगे। लॉन्ग से पे देखो, लॉन्ग से पकड़ लाइए, चलिए उठा के लाइए, पकड़ लाइए। रियासत में ले रही है। और अब बढ़ते अगली खबर का। राजौरी के धार सकरी गांव में गैस्ट्रो का प्रकोप। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के धार सकरी गांव में गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कई मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। जल शक्ति विभाग राजौरी के कार्यकारी अभियंता सुदेश भगत ने बताया कि मानसून के दौरान ऐसे मामले आम हो जाते हैं। ये जल जनित रोग है जो आमतौर पर दूषित पानी के सेवन से फैलते हैं। देखिए, मेरा नाम है सुदेश भगत, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन राजौरी। आपका कहना ठीक है कि ये मानसून से पहले, बरसात से पहले इस तरह के जो केसेस हैं वो आना मतलब एक रूटीन रही है, आते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक बड़ा मैसिव तरीके से पूरा पहले से ही एक ड्राइव जो है हमारा एक प्रॉपर जो हमारे वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर हैं उनको पूरा क्लीनिंग की जा रही है और रेगुलरली उनको क्लोरिनेशन करके अगर पानी आगे सप्लाई किया जा रहा है, इंश्योर किया जा रहा है कि लोगों के घरों तक जो पानी पहुंचे वो सेफ हो और पीने योग्य, इस्तेमाल करने योग्य हो। सर, ये जो बीमारी भी देखने को मिल रही है तो इसमें सर क्या लगता है, क्या करें? देखो, ये वाटरबॉर्न डिजीजेज हैं, ये लोगों के जो लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे लिटरेसी रेट अच्छा है, आप कंपेयर करिए पॉकेट वाइज, लिटरेसी रेट जहाँ अच्छा है वहाँ ये चीज़ें बहुत कम हैं। और आप रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे लाइफस्टाइल लोगों का उस तरह से है कि मतलब लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि लोकल जो ट्रेडिशनल बाउलीज हैं, स्प्रिंग सोर्सेज हैं, वहाँ का पानी जो है इस्तेमाल करते हैं।
नो डाउट वो थ्रू द ईयर पानी जो है पीने लायक रहता है, लेकिन ये जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है वो जो ओपन डेफिकेशन होती है जहाँ कैटल्स डिस्पोज ऑफ करते हैं, उनका जो बरसात होने के बाद वो पानी जो आके लोकल बावलीज में जो वाटर सोर्सेज हैं वहाँ पे आके वो उसको पल्यूट करता है। उसके मद्देनजर हमने सारे जो ऐसे बावलीज वगैरह थी उनको आइडेंटिफाई करके, जहाँ साकरी विलेज की बात करें अगर, तो हमने वहाँ पे वो पुलिस की मदद से उनको सील किया हुआ है। तो किस तरह से पूरी नजर रखी जा रही है ताकि ज्यादा ये बीमारी फैले ना और कोई ज्यादा पैनिक ना हो? देखिए, हमारे बर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस पे हम लोगों ने ये पूरा महकमा जो है ऑलरेडी हाई अलर्ट पे है। इसको ओवरली हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं, मतलब हाई लेवल पे इनको, मतलब 24/7 दिन या रात में कोई फर्क नहीं है, हम लोग हाई अलर्ट पे हैं। ऑल प्रिकॉशन जितने ले सकते हैं इतने हम लोग ले रहे हैं। टीमें किस तरह से लगी, क्या क्या वहाँ का जो हो रहा है? टीमें देखिए, अगर मैं साकरी की बात करूं तो वहाँ पे मेरे AWE और JE कंसर्न वगैरह जो हैं वो स्टेशन है वहाँ पे, बड़ा बारीकी से उस पर नज़र रखे हुए हैं। और जो हमारे लगभग 5 रिजर्वायर वहाँ पे हैं, जो 2 फंक्शनल हैं, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 3 जो फंक्शनल हैं वहाँ पे वो प्रॉपरली क्लीनिंग और क्लोरिनेशन करके ही पानी दिया जा रहा है। वो एरिया जो अभी तक कवर्ड नहीं है वहाँ से हम टैंकर से पानी सप्लाई कर रहे हैं। ये एक ही एरिया है सर जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह ये बीमारी देखी जा रही है? हाँ, ये 24 को कुछ केसेस आए थे, तो इसीलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में आया है। बाकी जहाँ पूरे मेरी जो जुडिक्शन है मेरे ऑफिस की, वहाँ और कहीं से भी कोई इस तरह का केस नजर में नहीं आया। और अब देखते हैं अगली खबर। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिली टीएमसी प्रतिनिधि मंडल मतदाता सूची में बदलाव को लेकर जताई आपत्ति। टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बयान देते हुए कहा कि किसी भी मतदाता को 3-4 महीने के भीतर राजनीतिक दलों को सूचना दिए बिना शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को मतदाता सूची से लिंक करना अनिवार्य है। नो वोटर शुड बी इंक्लूडेड इन ड्यूरिंग 3 or 4 months without giving notice to the political parties, and these are seriously they are considering. আধার কার্ড লিঙ্কটা বলেছে না, আধার কার্ড লিঙ্ক ইজ নট কম্পালসারি, আমরা করছি না। বিএলএ লেভেলে যেটা আছে যে আইডেন্টিফিকেশনের জন্য যেটা বলেছে যে ছবি দেয়া, ছবি, আধার কার্ড এগুলো দিতে হবে, আমরা যখন বলেছি দেখো এগুলো কিন্তু এক্সপোজ টু দি রিস্ক, কারণ আমরা তো অনেক কিছু আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, যদি আগে আইডেন্টি কার্ড ভোটার ইয়েটা দেখে নিই তাহলে তো আমাদের অসুবিধা আছে। এবং এটাকে ওরা বলেছে না, তাহলে এটাকে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে যে কিভাবে করা যায়, ফটো যদি না ডিসক্লোজ করা যায় বা ডিসক্লোজ করা যায়, এইটা ভাববে, মানে দে হ্যাভ টেকেন দি পয়েন্ট, তাই তো, দে হ্যাভ টেকেন দি পয়েন্ট। তারপরে হচ্ছে আমরা একটা বলেছি যে এই চম্পাহাটি সাউথ 24 পরগনা একটা হঠাৎ করে 4,500 ভোটার, ঘোস্ট ভোটার তারা অ্যাড হয়ে গেল উইদাউট নোয়িং, মানে আমাদের কোনো জানা নেই। বলেছে যে এই কমপ্লেনগুলো যেগুলো করছেন এগুলো আমরা আই উইল লুক ইনটু দ্যাট। দেয়ার আর সো মেনি পয়েন্টস, যেমন ফটোগ্রাফ ডিটেলস সেটা হয়েছে। আর একটা কথা যেটা হচ্ছে টার্ন আউটের কথা বলেছি যে তোমরা পরে দিচ্ছ, অনেক পরে দিচ্ছ, সেটা ডিটেলসটা পরে দিচ্ছ। আরেকটা বড় জিনিস আমরা বলেছি যেটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল বায়াস, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্টলি আমরা বলেছি যে এই যে পশ্চিমবাংলায় যে মুহূর্তে ইলেকশনের নোটিফিকেশন হয়ে গেল, গভর্নর ঘুরতে আরম্ভ করলো, এটা বন্ধ করতে হবে। তখন ওনারা বলেছেন দেখো সেই সময় যখন সিবি আনন্দ বোস ঘুরতে গেছিল, জায়গাতে গিয়েছিল, কিন্তু তোমাদের কমপ্লেন পাওয়ার পর আমরা তাকে ফ্লাই করতে দিইনি। আমরা সেটা তোমরা একটা গভর্নরদের এটাও নিয়ে একটা গাইডলাইন ঠিক করো, পদ্ধতি ঠিক করো, কোড অফ কন্ডাক্ট নিয়ে, সেটাও বলছি আমরা ভাবছি। আরেকটা জিনিস আমরা বলেছি যে যখন ইলেকশন হচ্ছিল পেট্রাপোলে যে অমিত শাহ অফিসিয়াল ফাংশন করতে গিয়ে পলিটিক্যাল স্পিচ দিয়েছিল, যদি বাই ইলেকশন বা কোনো ইলেকশন হয়, মন্ত্রীরা অফিসিয়াল ফাংশনে গেল, সেখানে কোনো আমার কোনো বক্তব্য নেই, পাশাপাশি কনস্টিটুয়েন্সি গেল, আমার বক্তব্য নেই, কিন্তু কেন পলিটিক্যাল স্পিচ দেবে?
ওটা খুব সিরিয়াসলি ওনারা বলেছেন আমরা এটা দেখছি। এটা তো আমাদের এই যে পয়েন্টগুলো আছে দেখছি, আরও অনেক ডিসকাশন হয়েছে, 1.5 ঘন্টা প্রায় 2 ঘন্টা সমানে ডিসকাশন হয়েছে, অনেক পয়েন্টে ডিসকাশন হয়েছে এবং আমাদের দলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা বলেছেন আমরা সেটা কমিউনিकेट করেছি। देखते अगली खबर। पश्चिम बंगाल में प्रशासन समाप्त, पुलिस और तृणमूल एक हो चुके हैं, भाजपा सांसद समीक भट्टाचार्य का बयान। भाजपा के राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं बची, पुलिस और तृणमूल कांग्रेस अब एक हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभी असामाजिक तत्वों और गुंडों को अब ये विश्वास हो गया है कि ये सरकार उनकी है और न तो सरकार और न ही पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। पश्चिम बंगाल में प्रशासन बोलकर कोई चीज बचा नहीं है। पश्चिम बंगाल का पुलिस और तृणमूल एक हो गया है। जितना सारे असामाजिक तत्व थे, जितना सारे एंटी सोशल हुडलूम्स थे, वो लोग आज समझ गए हैं ये सरकार उन्हीं का सरकार है और सरकार कुछ नहीं करेगा, पुलिस कुछ नहीं करेगा। सारे लोग भयमुक्त हो गए। और तृणमूल कांग्रेस का जो फिलॉसफी है वो है वो सिकंदर, जो बूथ में लीड दिला सकते हैं उसका कोई दोष नहीं है, उसका सारे के सारे पाप लीड से ही धुल जाएगा। तो ऐसा स्थिति से अगर समाज को जाना पड़े और ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी रिएक्शन में सत्ता में आ जाए जिसको पॉलिटिकल पार्टी कहे ना उचित होगा क्या, इसके ऊपर आने वाला दिन में तो रिसर्च होंगे। तो ऐसा स्थिति में ये सब घटना घट रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, ये चलता रहेगा। जितना दिन तृणमूल कांग्रेस है उतना दिन ऐसे ही घटना पश्चिम बंगाल में घटते रहेंगे। बात एक रेप का नहीं है, बात एक मॉलेस्टेशन का नहीं है, ये एक सामाजिक व्याधि है। ये हो सकते हैं, कोई सरकार ये दावा नहीं कर सकते जब सारे समाज को अपराध मुक्त कर देगा, लेकिन अपराध होने का बाद सरकार कैसे पेश आते हैं, पुलिस का कार्रवाई कैसे रहते हैं, वो सारे हिंदुस्तान देख रहे हैं। आरजी कौर में सारे सबूत मिटा दिया गया, प्लेस ऑफ ऑकरेंस को ध्वस्त कर दिया गया, जो बायोलॉजिकल एविडेंस था उसको मिटा दिया गया, 3 लोग को मृतक की शरीर को हटाकर एकदम सूरज ढलने का बाद उसका दाह संस्कार कर दिया। तो सारे एविडेंस मिटाने का बाद वह सीबीआई गया। तो ऐसा पुलिस अगर एविडेंस मिटाने का काम करे, पुलिस अगर अपराधी को बचाने का कोशिश करे, तो उसी समाज से उसी राज्य से आप लोगों को एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। जल जीवन मिशन घोटाले पर बोले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी, हर योजना में भ्रष्टाचार, मंत्री दे इस्तीफा, पीएम को सीबीआई जांच की मांग का पत्र। मध्य प्रदेश जल जीवन मिशन में सामने आए कथित घोटाले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, चाहे जल जीवन मिशन हो या कोई और योजना, हर जगह सिर्फ भ्रष्टाचार है। भाजपा अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल चुकी है। बात यह है कि आज अखबारों की हेडिंग है कि 1000 करोड़ रुपए के कमीशन का मामला है और जल जीवन मिशन हो या नल जल मिशन हो, केवल करप्शन के अलावा कुछ नहीं होता है। नैतिक दायित्व क्या होता है, नैतिक जिम्मेवारी क्या होती है, बीजेपी भूल गई। चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली, उसकी चाल भी बिगड़ी हुई और चरित्र भी एक तरह से करप्ट हो चुका है। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता हो सरकार की तो जब तक मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए और मैं प्रधानमंत्री जी को आज ही पूरे मामले को फिर मैं खुद चिट्ठी लिखूंगा कि इसकी सीबीआई जांच करनी चाहिए और तथ्यों के साथ लिखूंगा, तर्कों के साथ लिखूंगा। चूंकि करप्शन और भारतीय जनता पार्टी की मनमोहन सरकार एक दूसरे के पर्याय बन गई है, सब मंत्री लूटने में लगे। एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो ये कह दें कि हम साफ सुथरा हो, लूट की छूट पूरी है। मैंने कहा कि इसमें 60% से ज्यादा कमीशन की बात होती है, सिर्फ 1000 करोड़ का मामला नहीं है ये। तो मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और कितनी भयावहता है कि 21 तारीख को उनकी जांच के आदेश निकलते हैं और 25 तारीख तक जांच भी हो जाती है 4 दिन में। दुनिया की सबसे छोटी जांच हुई होगी ये 1000 करोड़ के करप्शन की। वो ईडी, वो सीबीआई, वो अलग अलग मोदी जी का न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो सारे स्लोगन समाप्त हो गए। तो मैं मानता हूं कि इसकी सीबीआई जांच हो और मंत्री का इस्तीफा। लेकिन मंत्री बात करें तो मंत्री कह रही हैं कि ये आरोप निराधार हैं और वो आदिवासी महिला हैं इसलिए उनको प्रकाशित किया। नहीं, बात आदिवासी की, ये मंत्री हैं, मंत्री का सबसे बड़ा दायित्व होता है, मुख्यमंत्री है, सरकार है, इनकी न जात होती है न धर्म होता है। मैं समझता हूं कि करप्शन का आरोप 1000 करोड़ छोटा नहीं होता है।
और अगर प्रधानमंत्री से जांच के आदेश आए और विभागीय जांच के आदेश निकले तो फिर 4 दिन में जांच पूरी कैसे हो गई? और फिर इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जगह जगह नल जल योजना के या जल जीवन मिशन के पाइप ही लगे हैं, टंकियां ही बनी हैं, नल तो कहीं है ही नहीं, पानी तो कहीं है ही नहीं। तो करप्शन का दूसरा नाम है भाई, क्यों नहीं होगा? एक गांव बता दे जहां पूरी नल जल योजना है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री की नल जल योजना अगर 10% गांव में भी पहुंच गई हो तो वो औचक निरीक्षण करे या भौतिक निरीक्षण करे। मैं उनको चुनौती देता हूं। और अब फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शोभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।